हेलो बच्चों, तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी माध्यम में क्लास 12th के केमिस्ट्री को, जिसमें सबसे पहला वीडियो होगा भौतिक रसायन का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। तो स्वागत, अभिनंदन, आभार। मेरा नाम है मोहित कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री इन खाटी मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठोस अवस्था को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा पदार्थ के बारे में। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा पदार्थ के बारे में। पदार्थ को इंग्लिश में कहा जाता है मैटर। तो पदार्थ जिसे हम बचपन के क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? पदार्थ कहा जाता है। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं। तो सबसे पहले पदार्थ की अवस्थाएं लिख देते हैं हम लोग। पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। तो पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहला है बच्चों ठोस, दूसरा है हमारा द्रव्य, दूसरा है द्रव्य और तीसरा होता है गैस, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बारी बारी से हम लोग तीनों का स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं ठोस, द्रव और गैस के। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयतन और आकार के बारे में। आयतन और आकार के बारे में तीनों में पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो ठोस का जो होता है बच्चों, आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित। इसका आयतन भी क्या होता है? निश्चित। और आकार भी क्या होता है? निश्चित। जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है वो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। ठीक है। द्रव में देख लेंगे, आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो इसका निश्चित होता है, लेकिन आकार जो होता है बच्चों अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है। जैसे इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि यदि आपके पास मान लेते हैं कि 2 लीटर दूध है, आपने मार्केट से 2 लीटर दूध खरीद कर आया, ठीक है। उसके बाद यदि आप इसे किसी भी बर्तन में रखेंगे, पैकेट का दूध लाया और आपने इसे बर्तन में रख दिया, तो जितना क्वांटिटी में पहले 2 लीटर था, बाद में भी ये कितना लीटर रहेगा? 2 लीटर ही रहेगा। यानी इसके आयतन में कोई बदलाव नहीं हुआ, ना ही वह 1.5 लीटर हुआ, ना ही यह 2.5 लीटर हुआ। तो इसका आयतन क्या हो गया? निश्चित। लेकिन आकार अनिश्चित कहने का मतलब है कि आप इसे जिस बर्तन में रखेंगे, दूध को आप मान लीजिए भगोने में रख लिए, दूध को मान लीजिए आप बॉटल में रख दीजिए, तो जिस बर्तन में आप रख रहे हैं दूध को, वो उस बर्तन का आकार ले रहा है। तो इसके कहने का मतलब हुआ कि आयतन तो दूध का निश्चित था कि 2 लीटर दूध किसी भी बर्तन में रखे तो वो 2 लीटर ही रहा, लेकिन आकार अनिश्चित होने का मतलब कि आपने जिस बर्तन में दूध को रखा उसी आकार का दूध, मतलब उसी आकार में आ गया। ठीक है। अब गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है? आयतन भी अनिश्चित, और आकार भी क्या होता है बच्चों? अनिश्चित होता है। यानी जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है वो क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। आयतन अनिश्चित होने का मतलब क्या है कि यदि आपके पास 2 लीटर गैस है
तो आप उसे अगर बड़े बर्तन में भी रख रहे हो तो वो 2 लीटर गैस बड़े बर्तन में भी आ जाएगा, और आप उसी 2 लीटर गैस को छोटे बर्तन में भी रख रहे हो तो छोटे बर्तन में भी वो 2 लीटर गैस आ जाएगा। ठीक है, तो इस कारण इसका जो आयतन था वो भी निश्चित है, और गैस का आयतन और आकार भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो मुख्य टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, वो किस पर आधारित है, ठोस पर आधारित है, तो हमको बेसिकली किस पर ध्यान देना होगा, ठोस पर। तो ठोस के कुछ गुणों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ठोस के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इरेज कर देता हूँ इधर से। ठीक है, अपने नोट्स खुद से बनाएं, कॉपी कलम लेकर बैठे और अपने नोट्स खुद से बनाएं। तो मिटा दे रहा हूँ। अब बच्चों मैं कुछ ठोस के गुणों के बारे में आप सबको बता दूं कि ठोस के गुण या लक्षण भी कह सकते हैं, ठोस के गुण। सबसे पहला होता है सजावट क्रमबद्ध। कि ठोस की जो सजावट होती है वो क्या होती है बच्चों, क्रमबद्ध होती है। दूसरी बात, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो मान लो कि पार्टिकल्स से ठोस जिस अवयवी कण से मिलकर बना है उसकी सजावट क्या है बच्चों, क्रमबद्ध है। ये इस तरह से सजावट होती है ठोस की, एक क्रमबद्ध सजावट होती है। ठीक है, दूसरी बात कि 2 जो अवयवी कण हैं इसके बीच का जो दूरी होता है उसे कहते हैं अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान। और तो यहाँ पर आपको जैसा दिख रहा होगा कि इनके बीच का जो अंतराण्विक स्थान है बहुत कम होता है, क्योंकि अवयवी कण जो हैं आपस में बिल्कुल पास पास सटे हुए हैं, जिस कारण इनके अंतराण्विक स्थान क्या होते हैं, कम होते हैं। तो दूसरी बात ये लिख सकते हैं कि अंतराण्विक स्थान कम होते हैं, अंतराण्विक स्थान कम होते हैं। तीसरी बात यह है कि इनके बीच जो बल लगता है, जब अवयवी कण आपस में ज़्यादा पास पास सटे होते हैं तो इनके बीच का जो बल होता है वो भी क्या होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। तो अंतराण्विक बल, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा उसको क्या कहते हैं, अंतराण्विक बल। तो अंतराण्विक बल काफ़ी क्या होते हैं, ठोस के मजबूत होते हैं। तो अंतराण्विक बल क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। चौथी बात यह है कि संपीड़ित नहीं कर सकते, यानी आप इस पर दाब लगाकर इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी इसके जो आकार हैं दाब लगाकर इसके आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये ठोस जो होते हैं संपीड़ित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चौथी बात, प्रायः दृढ़ होते हैं। प्रायः क्या होते हैं बच्चों, दृढ़ होते हैं। और पांचवा ये होते हैं, इसमें द्रवता नहीं होती है। द्रवता नहीं होती है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं होती। ये ठोस है तो ये इसी रूप में हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं कि ये बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाए। जैसे द्रव में बहने की प्रवृत्ति होती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, बह सकते हैं। लेकिन ठोस में ऐसी टेंडेंसी नहीं होती है, इसलिए इसमें द्रवता नहीं होती है। ठीक है, तो ठोस के ये गुण हो गए। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ठोस का वर्गीकरण। ठोस का वर्गीकरण। तो अवयवी कणों के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। अवयवी कणों के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। अवयवी कणों के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसको कहते हैं एमोर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है। कि जिसकी क्रिस्टलीय ठोस में लिख लेते हैं जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है। जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। और अक्रिस्टलीय में किसे क्या लिखेंगे कि जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है क्या कहलाता है बच्चों? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस। जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है यानी एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलीय ठोस। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि नियमित और निश्चित ज्यामितीय आकृति का मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई ठोस ए तथा बी से मिलकर बना है, किससे मिलकर? ए तथा बी से मिलकर कोई ठोस बना है तो इसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होगी। यानी ए के बाद हमारे बी के कण, बी के बाद पुनः ए के कण, ए के बाद बी के कण, बी के बाद पुनः ए के कण, ए के बाद फिर पुनः बी के कण, बी के बाद ए के कण, ए के बाद बी के कण, बी के बाद ए के कण, ए के बाद बी के कण, फिर पुनः यहाँ पर ए के कण, बी के कण, ए के कण, बी के कण और ए के कण। यानी इसका अगर अरेंजमेंट देखा जाए तो यहाँ पर इसका जो अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसी बात नहीं होती है। मान लीजिए कोई भी अक्रिस्टलीय ठोस ए और बी से मिलकर बना है तो इसका जो ज्यामिति होगा निश्चित नहीं होगा। जैसे ए के बाद बी आ जाए, बी के बाद ए बी ए, फिर यहाँ बी, यानी कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई फिक्स आकृति इसका नहीं होता है। तो आपको ऐसा
आप देख रहे होंगे कि इसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं, ए के बाद बी, बी के बाद बी के बाद पुनः 2a, फिर बी, फिर ए, फिर 2b, यानी इसका जो पैटर्न होगा वो निश्चित नहीं होता है। लेकिन इसके पैटर्न क्या होते हैं? निश्चित। ए के बाद बी के कण, बी के बाद ए के कण, ए के बाद बी के कण, बी के बाद पुनः ए के कण, ए के बाद फिर बी के कण, बी के बाद ए के कण। तो एक निश्चित पैटर्न पे आकर ए और बी के कण अपने अवयवों को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। लेकिन इसके अवयवी कण एक फिक्स अरेंजमेंट में नहीं जा रहे हैं। कोई भी पार्टिकल्स एक के बाद दूसरा पार्टिकल्स कुछ भी आ सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एमोर्फस सॉलिड। जैसे आप लोग देखते हैं कि हम एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कहाँ यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है बच्चों। तो CaCO3 दो फॉर्मूला होता है, एक संगमरमर का भी और एक चौक का भी। दोनों का फॉर्मूला CaCO3 होता है, लेकिन दोनों के गुण में काफ़ी भिन्नता होती है, क्योंकि दोनों की जो आकृति निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है संगमरमर की, और चौक की निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट में जो संगमरमर होगा उसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होगी, जबकि चौक की निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ, 1 2 3। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो एक तरफ हम लोग क्रिस्टलीय लिख लेते हैं और दूसरी तरफ अक्रिस्टलीय। तो एक क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में सबसे पहला जो अंतर होगा हमारा, सबसे पहला अंतर होगा जो हम लोग डिफिनीशन में देखे हैं, निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति। निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति। और इसमें बच्चों होगा निश्चित और नियमित ज्यामितीय, निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं। इसमें दूसरा पॉइंट होगा, इसका दूसरा पॉइंट है दीर्घ पारसी व्यवस्था। दीर्घ पारसी व्यवस्था। इसमें होगा लघु पारसी व्यवस्था। इसका मतलब क्या है बच्चों कि दीर्घ पारसी व्यवस्था क्या होता है कि अगर मान लो हमारा कोई भी एटम, कोई भी ठोस ए बी से मिलकर बना है, तो ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर यहाँ ए बी, ए बी, ए बी और ए। यानी इसकी दीर्घ पारसी व्यवस्था, यानी ये जो सीक्वेंस है लगातार आगे तक क्या होगा बच्चों, चलता रहेगा। लेकिन लघु पारसी व्यवस्था में क्या है कि अगर हमारा कोई भी ठोस ए बी से मिलकर बना है
तो ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए, कुछ दूर तक तो व्यवस्था चला, लेकिन उसके बाद फिर व्यवस्था क्या होने लगा बच्चों, बिगड़ने लगा। तो कुछ भी व्यवस्था हो सकता है, इसकी कोई भी जब व्यवस्था निश्चित नहीं होती है तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, लघु पारसी व्यवस्था। ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर होता है गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण। गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण। गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण, इसमें लिखेंगे गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण नहीं। इसका क्या मतलब है बच्चों कि अगर हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस है तो उसका गलनांक क्या होगा, बिल्कुल निश्चित होगा। कि यदि किसी का गलनांक मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है, कोई भी ठोस है जिसका गलनांक 50 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही वह 49 डिग्री तक रहेगा तो वो ठोस अवस्था में ही रहेगा, और जैसे ही वह 50 डिग्री सेल्सियस पर गया तो पूरा का पूरा ठोस एक बार में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। यानी 50 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर दे तो ठोस पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, गैस अवस्था में। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसी बात नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस में जो गलनांक होता है वो एक रेंज में होता है कि जैसे इसका गलनांक 50 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस, एक रेंज होगा, उस रेंज में वो किसी भी टेम्परेचर पर द्रव में परिवर्तित हो सकता है। जैसे आप घर में देखते होंगे घी आप लोग सब घर में देखे होंगे, तो घी को अगर आप गर्म करते हैं तो पूरा का पूरा घी एक बार में द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। आपने टेम्परेचर दिया तो धीरे धीरे घी देखेंगे ठोस से किस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, द्रव अवस्था में। तो इसका जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होता है, एक रेंज होता है कि 50 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा। लेकिन अगर हम क्रिस्टलीय की बात करें तो इसका द्रव्यनांक बिल्कुल निश्चित होता है कि अगर किसी ठोस का द्रव्यनांक 50 डिग्री सेल्सियस है तो 50 डिग्री सेल्सियस पर पूरा का पूरा ठोस एक बार में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण, इसमें गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। एक बात बच्चों याद रखिएगा, विषम दैशिक होते हैं और ये क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि समदैशिक लिख देते हैं क्रिस्टलीय में और विषम दैशिक लिख देते हैं अक्रिस्टलीय में, जबकि एक्चुअल होता क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं, समदैशिक होते हैं। इसका क्या तात्पर्य है कि अगर हम कोई भी ठोस A और B के पार्टिकल से मिलकर बना है तो इसके प्रकाशिकीय गुण के बारे में अगर हम जानें तो यहाँ से अगर कोई प्रकाश का किरण इधर से इधर की ओर जा रहा है तो इसका जो प्रकाशिकीय गुण होगा वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस पाथ में AB दोनों पार्टिकल्स मिल रहे हैं। अगर हम केवल इस की बात करें, यहाँ से इसके प्रकाशिकीय गुण की बात करें तो यहाँ केवल और केवल हमको A के पार्टिकल्स ही दिख रहे हैं। इधर से अगर प्रकाशिकीय गुण की बात की जाए तो AB दोनों प्रकार के कण मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ केवल A के पार्टिकल्स मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम बात करें यहाँ से
तो आपको यहाँ पर केवल किसके पार्टिकल्स मिल रहे हैं, बी के पार्टिकल्स। तो दिशा चेंज करने पर इसका जो प्रकाशिकीय गुण है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है विषमदैशिक। जबकि यहाँ पर आप किसी भी ओर से जाए तो आपको एक समान प्रकार का गुण मिलेगा, क्योंकि इसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, समदैशिक कहा जाता है, कि सभी दिशाओं में समान और यहाँ पर सभी दिशाओं में समान नहीं। इधर से गए तो ए बी के पार्टिकल्स, इधर से गए तो ए के पार्टिकल्स, और इधर से गए तो बी के पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये विषमदैशिक होते हैं और ये समदैशिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसे काटने पर बना दूसरा सतह चिकना होता है। यानी अगर हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो काटने पर बना दूसरा सतह चिकना, और यहां लिखेंगे काटने पर बना दूसरा सतह खुरदुरा। इस काटने पर बना दूसरा सतह खुरदुरा, यानी आप अगर क्रिस्टलीय ठोस को काटे बीच से, जैसे आप लोहा ले लें, लोहा को बीच से काटने पर उसके जो सतह बनेंगे, एक नया सतह जो बीच से काटने पर बना, वह सतह बिल्कुल क्या होगा, स्मूथ, चिकना। लेकिन अगर आप अक्रिस्टलीय ठोस को बीच से काटे तो इसके बीच जो बना सतह होता है वो खुरदुरा। जैसे आप चौक ले, चौक को अगर आप बीच से तोड़े तो इसके जो दोनों सतह होंगे वो क्या होते हैं, खुरदुरा होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस को काटने पर बना दूसरा सतह चिकना और अक्रिस्टलीय ठोस को काटने पर बना सतह खुरदुरा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है इसे वास्तविक ठोस कहा जाता है। इसे वास्तविक ठोस कहा जाता है, और इसमें लिखेंगे इसे आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। इसे आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव अतिशीतित द्रव। आभासी ठोस का क्या मतलब होता है कि ये आभासी ठोस का मतलब है कि देखने में ठोस जैसा, लेकिन एक्चुअल वो ठोस नहीं होता है। जैसे आप कभी फोम देखे होंगे, साइकिल की सीटों पे फोम लगा होता है, तो उसे आप दबाने पर उसकी आकृति में क्या होता है, बदलाव आ जाता है, जिस कारण उसे क्या कहा जाता है, आभासी ठोस। जबकि हमें पता है कि ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, वो संपीड़ित नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए इसे आभासी ठोस कहते हैं, या इसे अतिशीतित द्रव, कि द्रव को बहुत ज़्यादा ठंडा करके ठोस बनाया जाए। जैसे शीशा, कभी देखे होंगे अतिशीतित द्रव शीशा को कहा जाता है कि अगर आप बहुत पुराने शीशा को देखें, अगर मान लीजिए 60 वर्ष 70 वर्ष पुराने शीशा को देखेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि उसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, कि ऊपर वाला जो सिरा होगा वो पतला और नीचे वाला सिरा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिस कारण उसे क्या कहा जाता है, अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका हमारा, इसे वास्तविक ठोस, इसे आभासी ठोस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गलन उष्मा निश्चित। गलन उष्मा निश्चित, और इसमें लिखेंगे गलन उष्मा अनिश्चित। इसका क्या अभिप्राय है कि जैसे आप बहुत बड़े टुकड़ा को लें, ठीक है, और उसको आप समान टुकड़ा में तोड़ दें तो प्रत्येक का गलनांक क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे हम मान लीजिए इतना बड़ा किसी ठोस का टुकड़ा लेते हैं और इसे हम समान 4 टुकड़ा में अगर तोड़ दें तो इसके चारों टुकड़ा का जो गलनांक होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा, क्योंकि इस चारों में जिस
अवयवी कण से मिलकर ये ठोस बना है उसमें चारों में अवयवी कणों की संख्या क्या होगी, समान होगी। यानी अगर मान लें इसमें 5 अवयवी कण हैं तो इसमें भी 5 अवयवी कण होंगे, इसमें भी 5 अवयवी कण होंगे और इसमें भी 5 अवयवी कण होंगे। क्योंकि इसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है तो चारों टुकड़ा का जो गलनांक होगा वो बिल्कुल क्या होगा, एक समान होगा। सॉरी, लेकिन इसकी गलन उष्मा निश्चित नहीं होती है क्योंकि इसमें अवयवी कणों आपस में एक समान में अरेंजमेंट नहीं होते हैं। तो अगर इसके चारों टुकड़ा को काटे तो इसके अवयवी कण हर टुकड़े में अलग अलग होंगे, जिस कारण इसकी गलन उष्मा क्या होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए Cu, Fe, Ag और इसके एग्जाम्पल हो गए कांच, रबर, कांच, रबर, प्लास्टिक इत्यादि। तो ये हमारा अंतर हो गया क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में। तो पढ़ाई करते रहें और देखते रहें केमिस्ट्री इन खांटी मेथड। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।